डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर पोल 204। ये आपका बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट या आधुनिक राजनीतिक विचारक। इसमें हम मैकियावली को पढ़ चुके हैं, हॉब्स को पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में आज हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत पता लग सके। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का भरसक प्रयास कीजिए। जॉन लॉक का जन्म समरसेट शहर रिंगटन में, ये इंग्लैंड में है आपका। जॉन लॉक का जन्म आपका इंग्लैंड में हुआ। इसका जन्म 29 अगस्त 1632 को हुआ। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता हैं। अनुभववाद से तात्पर्य है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। जॉन लॉक उदारवाद के भी पिता हैं। यानी जॉन लॉक जो है अनुभववाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है और इस अनुभववाद के सिद्धांत में जो आपकी 5 इंद्रियां हैं उनके आधार पर ज्ञान को सत्य माना जाता है, ज्ञान को मापा जाता है या देखा जाता है। और जॉन लॉक आपका उदारवाद का पिता है। ये आपका प्रोपाउंडर है लिबरलिज्म का। उदारवाद से संबंध है, तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उसके कार्यों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। इससे व्यक्तिवाद का भी आधार मजबूत होता है। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं, खासकर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से प्रदत्त अधिकार हैं उसके जन्म लेते हैं जो प्राकृतिक रूप से उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक अधिकार में 3 मुख्य अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को। और खासकर संपत्ति के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता है कि इसी में ही स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को सम्मिलित करता है। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा सामान्य बुद्धि का दार्शनिक या कॉमन सेंस फिलोसफर है, तो जॉन लॉक को ये संज्ञा दी गई है। विपर का कहना है कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता उदारवाद का, यानी जो आपके कार्ल पॉपर हैं उदारवाद के, उसको पहला प्रवक्ता मानते हैं और साथ ही महान जो परंपरा आपकी मध्यकालीन परंपरा थी उसका अंतिम प्रवक्ता मानते हैं। यानी ये मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का सेतु का कार्य किया वेपर के हिसाब से। जॉन लॉक रिचर्ड हुकर की रचना इलास्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जॉन लॉक किससे ज़्यादा प्रभावित थे, तो रिचर्ड हुकर से प्रभावित थे और उनकी रचना इलास्टिकल पॉलिटी थी। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके पहले भाग में लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया है, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो जॉन लॉक जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, ये उन्होंने जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का, और रॉबर्ट फिल्मर आपके दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे या राजा के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, शक्तियों के समर्थक थे, उसी का खंडन करने के लिए या इसके विरोध में जॉन लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखा। और इसके साथ ही उन्होंने उनकी एक 2 और अन्य रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेटर्स ऑन टॉलरेशन और एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये आप याद कर लीजिएगा, लेटर ऑन टॉलरेशन एंड एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया जो फिल्मर ने दिया था। पुस्तक के दूसरे भाग में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक में 1688 की गौरवमयी या गौरवपूर्ण क्रांति का उसने समर्थन किया है। यानी जॉन लॉक गौरवपूर्ण 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया है। अब आइए, उसका एक सिद्धांत है रॉबर्ट अनुभववाद। तो अनुभववाद क्या तात्पर्य है? जॉन लॉक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक रचना लिखी। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। लॉक का मानना है कि जो उसका समस्त ज्ञान है उसके व्यवहारिक अनुभव पर आधारित है, जो उसको अपने 5 इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, उसी के आधार पर उसका ज्ञान समस्त आकलन किया जाता है, उसी ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए इसको हम अनुभववादियों का भी अभिप्रेता मानते हैं। इस विश्व का ज्ञान, उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। इस विश्व में जितने भी ज्ञान हैं उसको हम केवल अनुभव के आधार पर ही सत्य सिद्ध कर सकते हैं। अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट होता है। ये भी एक उसका बेहद महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा कि व्यक्ति का मस्तिष्क खाली स्लेट की तरह या टेबुलर रसक की तरह होता है? तो जॉन लॉक के अनुसार। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्रागनुभविक नहीं है।
अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचार है, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभवपूर्व या प्रागानुभविक होता है। अब आइए इसको प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का कैसे खंडन किया। जो प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत आपका रॉबर्ट फिल्मर द्वारा दिया गया था, उसी के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। लॉक पहली बार मध्ययुगीन के बाद वो पहली बार कहा कि जो राजा है वो प्रजा का सेवक है, और जो शासन कर रहा है वो राजा जो शासन कर रहा है प्रजा की मर्जी से कर रहा है, और प्रजा के खिलाफ वो कोई शासन करता है या काम करता है तो प्रजा उसका विरोध करने के अधिकारी भी है। लेकिन इससे पहले किसी ने इस बात का स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आपका लॉक बेहद महत्वपूर्ण है। पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन। लॉक द्वारा पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन किया गया। लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया। तो पितृसत्तात्मक का उल्लेख किसने किया? रॉबर्ट फिल्मर ने। और इसी के सिद्धांत का खंडन करने के लिए उसने जॉन लॉक ने अपनी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट नामक रचना लिखी। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। बेहद महत्वपूर्ण कथन उसका। व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण तभी होगा जब तक कि प्रजा उसमें विश्वास करता है या प्रजा का उसमें कंसेंट है, लोगों का कंसेंट या रजामंदी है, तभी आप उसके द्वारा अपने कार्यों पर उस पर शासन कर सकते हैं। जिस दिन उसकी रजामंदी खत्म हो जाएगी, आपको मतलब कि आपको पदच्युत कर दिया जाएगा, आपको पद छोड़ना होगा। लॉक के अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। अब आइए उसको देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक हैं। जॉन लॉक यानी आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक कौन है, तो जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल करता है। यानी उसके प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया तथा जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में निहित कर दिया। यानी संपत्ति का अधिकार को इतना वो महत्वपूर्ण मानता है कि उसी में ही जीवन और स्वतंत्रता को भी शामिल करता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप में प्राप्त हैं, जैसे उसकी त्वचा का रंग। उसका कहना है कि जो भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिले जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, कोई उसको देता नहीं है। जॉन लॉक के विचारों से अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन एवं मैडिसन प्रभावित थे। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख लेने का अधिकार प्राप्त है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका का संविधान जो है जॉन लॉक के दर्शन पर आधारित है। जो उसके संविधान निर्माता थे उसके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जैसे कि जेफरसन और मैडिसन। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन के द्वारा किया गया, जिनकी पुस्तक का नाम है राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन किसकी पुस्तक का नाम है? थॉमस पेन। और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं और बकवासों से बढ़कर बकवास हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सबसे ज़्यादा आलोचक आपका उपयुक्तवादी विचारक या सुखवादी दर्शन का जो प्रणेता है, कौन? बेंथम। उसने इनके जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों में भी बकवास बताया। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इस आधार पर जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना करता है, क्योंकि आपको अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब राज्य का निर्माण होता है और सरकार बन जाती है। जो भी अधिकार है उसके कानून द्वारा निर्मित आपको प्राप्त होते हैं। जब तक राज्य और सरकार नहीं हो तब तक आपको अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? इसी आधार पर वो लॉक के दर्शन को क्या बोला? बकवास, बकवासों से बढ़कर बकवास कहा। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना में एडमंड बर्ग तथा रूसो ने भी किया। यानी बर्ग और रूसो और बेंथम इनके सिद्धांत के आलोचक हैं। आइए लॉक के संपत्ति संबंधी विचार को पढ़ते हैं। मैकफरसन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के औचित्य को प्रदान करना था। संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति का आशय भूमि एवं वस्तुओं से है। ऐसे जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम लाकर उनका स्वामी बन जाता है। जॉन लॉक का कहना है कि प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में नागरिकों को, व्यक्तियों को संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उसमें व्यक्ति अपने निजी श्रम लगाकर उस प्राकृतिक वस्तु का स्वामी बन जाता है। वो उसकी वस्तु निजी हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी सोते या तालाब का पानी जो है वो संपूर्ण समाज के लिए, जब कोई व्यक्ति उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लेता है अपना श्रम लगाकर, तो एक बाल्टी पानी उसका निजी हो जाता है, व्यक्तिगत होता है, क्योंकि उसमें उसका अपना स्वयं का निजी श्रम लगा है। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ देना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। वो बार बार कहता है कि जो प्रकृति ने सीमित संसाधन आपको उपलब्ध कराए हैं, उन सीमित संसाधनों में आप सभी को अपना जीवन यापन करना है और उस सीमित संसाधनों से आप उतना ही लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है।
तो और ज़्यादा आप संपत्ति को अर्जन करेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के लिए भी है, और ज़्यादा अर्जन करेंगे तो दूसरे का अभाव होगा, दूसरी कमी होगी, इससे विद्रोह की उत्पन्न होगी, इससे अशांति व्यवस्था उत्पन्न होगी। अब आइए इसका उदारवादी सिद्धांत देखते हैं। जॉन लॉक क्या है? उदारवादी विचारक है, या आप नोट कर लीजिए। जॉन लॉक एक लिबरलिस्ट है, लिबरलिज्म का प्रणेता है, उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक है। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं, यानी उदारवाद का जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है, क्योंकि जो उदारवादी विचारधारा है उसमें व्यक्ति के कल्याण के लिए बातें कही जाती हैं, कल्याण निहित होता है, इस वजह से हम उसको व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं। जॉन लॉक के विचारों में उदारवाद के निम्नलिखित सिद्धांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहमति का शासन और संवैधानिक शासन, ये सभी उदारवाद में है और ये उदारवाद के ही आपके दर्शन हैं। तो द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नामक रचना जेम्स बुकनन द्वारा 1962 में लिखी गई। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो बेहद महत्वपूर्ण है, सामाजिक समझौतावादी आपके हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं और मुख्य रूप से यही आपके सामाजिक समझौते सिद्धांत से प्रतिपादक हैं। आइए सामाजिक समझौते का सिद्धांत। लॉक ने हॉब्स की तरह यह माना कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? सामाजिक समझौते के द्वारा। जितने समझौतावादी फिलासफर हैं उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने आपस में समझौते के द्वारा किया, तब राज्य का निर्माण हुआ। उसने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की। मानव स्वभाव लॉक के अनुसार कैसा था? जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है एवं दुखों से बचना चाहता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों को चाहते हैं कि हमको कम से कम दुख मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले। इसी वजह से जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक एवं अच्छा है। वो व्यक्ति को प्राकृतिक उसका मानव स्वभाव क्या कहता है? लॉक मनुष्य के मानव स्वभाव के बारे में बताता है कि मनुष्य क्या स्वभाव से अच्छा प्राणी है और अच्छा है, विवेकशील प्राणी है। बल्कि हॉब्स क्या कहता है? नहीं, सबसे बड़ा दुराचारी है, अभद्र है, बर्बर है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है। हॉब्स और मैकियावेली इस बात की कल्पना करते हैं मनुष्य मानव स्वभाव के बारे में। व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। लॉक कहता है कि व्यक्ति जन्म लेते ही उसको प्राकृतिक अधिकार मिल जाते हैं। जैसे प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में लॉक ने संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्राकृतिक अवस्था, जॉन लॉक ने एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना की। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर है। दोनों कहता है प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण कथन है कि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो लॉक की सामाजिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक है कि पूर्व सामाजिक है कि दोनों है या दोनों नहीं है। तो आप याद कर लीजिए कि उसकी जो प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक है। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था कैसी है? परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी, प्राकृतिक कानून का नियम विद्यमान था। ऐसे नियम कानून जो प्रकृति के द्वारा संचालित होते थे। विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध स्थापित करते हुए लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक ने कहा कि जहां विधि समाप्त होती है वहां निरंकुशता आरंभ हो जाती है, यानी कानून के अभाव में निरंकुशता जन्म लेती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। उसका मानना है कि कानून के द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता में का भी बचाव होता है, स्वतंत्रता मिलती है, उनमें स्वतंत्रता के में वृद्धि भी होती है, इजाफा भी होता है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। किसने कहा? लॉक ने कहा। प्राकृतिक नियम को जरा समझिए। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है, यानी मध्यकाल के दौरान जो ईश्वर की कानून थी वही सर्वव्याप्त थे, प्राकृतिक नियम है। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समूची सृष्टि संचालित होती है। जो सिसरो क्या कहता है? वे नियम कानून जो ईश्वर द्वारा निर्मित किए जाते हैं उनको हम प्राकृतिक कानून कहते हैं, जिससे संपूर्ण संसार संचालित होता है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। ये प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक विधि है या नेचुरल लॉ। लॉक के सामाजिक समझौते का मूल कारण क्या था? क्या कारण था कि लोगों ने सामाजिक समझौता आपस में किया? प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं जिनके कारण लोगों ने सामाजिक समझौता किया। क्या कारण थे वो? एक सुस्पष्ट मानव निर्मित नियम का भाव, इन को क्रियान्वित करने वाली संस्था का भाव और नियमों की व्याख्या करने वाली किसी संस्था का भाव। यानी साधारण भाषा में समझें तो लोगों ने आपस में सामाजिक समझौता इसलिए किया ताकि वहाँ पे एक नियम निर्माण करने वाली संस्था का भाव था, यानी वर्तमान कहें तो विधायिका का अभाव था, और नियमों को लागू करने वाली संस्था जैसे कार्यपालिका का भाव, और उनको व्याख्या करने वाली संस्था का भाव जैसे न्यायपालिका का भाव था। इस वजह से लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य का निर्माण किया, सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। उन्होंने दो समझौते की बात किया। जॉन लॉक के विचार में दो सामाजिक समझौते पाए जाते हैं।
कौन कौन से, ये भी महत्वपूर्ण है कि लॉक के समझौते में कितनी प्रकार के समझौते शामिल हैं, तो 2 प्रकार के। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। पहले समझौते में व्यक्ति मिले और सिविल सोसाइटी की स्थापना की। दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य सरकार का निर्माण किया गया। यानी याद रखिए कि कुछ व्यक्ति जब मिलते हैं, आपस में समझौता करते हैं, तो सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, और वही सिविल सोसाइटी नागरिक समाज अपने में से कुछ लोगों को चुन के राज्य या सरकार का निर्माण करते हैं। 2 समझौता है। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य को सौंपा है। याद रखिए, जो राज्य की बात, तो राज्य का जो शब्द है वो कॉमनवेल्थ यूज करता है। कौन? लॉक। राज्य नहीं करता, कॉमनवेल्थ यूज करता है, और कहता है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करने, केवल दंड देने का अधिकार राज्य को सौंपा, बाकी सारे अपने अधिकार वो सिविल सोसाइटी नागरिक समाज के पास है। जॉन लॉक ने राज्य, नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया है। याद रखिए, जिस प्रकार हॉब्स परिवार, समाज, राज्य में अंतर नहीं करता, उसी प्रकार जॉन लॉक राज्य या नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं करता। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रहते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि समझौते के बाद जो भी नागरिक समाज समझौता करता है, उसके जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो व्यक्ति के पास सुरक्षित है, न कि राज्य सरकार। परंतु हॉब्स में ऐसा नहीं है। हॉब्स के समझौते, जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यानी जो भी समझौता किया जा रहा है उसमें व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया जा रहा है, इसलिए व्यक्ति उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार का 3 अंगों में विभाजन किया: विधायिका, कार्यपालिका और संघ निर्मात्री शक्ति। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग करता है। यानी जो संप्रभुता शब्द है, जो सॉवरेंटी है, इसको वो प्रयोग नहीं करता, इसके स्थान पर वो ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग करता है। सामाजिक समझौते की क्या विशेषता है उसकी? समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। यानी जो लॉक का सामाजिक समझौता है वो पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं है। यानी राजनीति के निर्माण से पहले ही उस समय समाज तो था, लेकिन राजनीति नहीं, राज्य नहीं था, इस वजह से पूर्व राजनीति है। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार, दंड देने का अधिकार, राज्य को उसने सौंपा। आइए, समझौता टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब समझौता कभी किसी कारणवश टूट जाता है सरकार और सिविल सोसाइटी में, तो उसके जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके पास मौजूद रहेंगे। परंतु हॉब्स में ऐसा नहीं है। जब कहता है, हॉब्स कहता है एक बार समझौता बनने के बाद सभी व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार उस लेवियाथन को सौंप देंगे, राज्य को सौंप देंगे, और लेकिन किसी वजह से समझौता भंग होता है, टूटता है, तो पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। ऐसा हॉब्स का मानना था, परंतु इसके विपरीत लॉक ऐसा नहीं कहता, प्राकृतिक अवस्था की बात ही नहीं करता। लॉक ने समझौते द्वारा अपनी शक्तियां बहुमत समुदाय को प्रदान की हैं, जितनी भी वो बहुमत समुदाय है। क्रांति का विचारक, आइए इसको पढ़ते हैं। लॉक के विचारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई। उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांतिकारी एवं अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन मेडिसन लॉक के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान पर लॉक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव है। यानी इंग्लैंड की क्रांति भी उससे प्रभावित थी, उसके विचारों से, और फ्रांस की क्रांति भी उसके विचारों से, लॉक के विचारों से प्रभावित थी। ये आप नोट कर लीजिएगा। और जो अमेरिका का संविधान है उसके विचारों से ज़्यादा प्रभावित है। लॉक के क्रांति संबंधी क्या विचार है? जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। आप इस शब्द को नोट करें, सीमित शासन और संवैधानिक सरकार का प्रणेता कौन है? जॉन लॉक। राज्य में संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधारों पर क्रांति को औचित्यपूर्ण ठहराया जाता है। क्रांति का समर्थन किन आधारों पर किया लॉक ने? यदि राजा एक व्यक्ति या विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे तो आप क्रांति कर सकते हैं। जब राजा विधायिका से स्वतंत्र कार्यकारण में बाधा उत्पन्न करे तब। जब राजा निरंकुश रूप से चुनाव या चुनाव के तरीकों में परिवर्तन करने लगे तब भी आप विरोध या क्रांति कर सकते हैं। जब राजा विधायिका के नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने का निर्णय ले, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन न करे, तब आप क्रांति कर सकते हैं। जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है। यानी क्रांति के स्वरूप जो उसकी प्रक्रिया है, संस्था है राज्य की, जो सरकार है, उसको हटाया जाता है कि नहीं, आप पूरे राज्य को ही समाप्त करते हैं। जो कॉमनवेल्थ है वो विद्यमान रहता है। जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात। जबकि हॉब्स ऐसा नहीं कहता है। हॉब्स कहता है कि अगर क्रांति होती है तो पुनः राज्य भंग होकर समाप्त होकर प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी, क्योंकि हॉब्स के विचार में राज्य, समाज और सरकार सभी का निर्माण एक ही समझौते के द्वारा हुआ था। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, कि लॉक ने सरकार को ट्रस्ट लाइबिलिटी कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का
नाम दिया। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया, अपील टू हेवन। अब आइए उसके अनुसार राज्य के क्या कार्य हैं। राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है। विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना, ये राज्य के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखे और बाह्य शत्रु या आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करें। राज्य की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है, पुलिस राज्य है, रात्रि प्रहरी राज्य और हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता है, यानी लेसेस फेयर की बात करता है। लेसेस फेयर क्या मतलब है? समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना, पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव, अन्य पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था नहीं है इसमें। लॉक की शासन प्रणाली कैसी है? उसकी शासन प्रणाली लोगों की सहमति पर आधारित है और सीमित शासन है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। जॉन लॉक राजतंत्र का विरोधी था, याद रखिए। हॉब्स आपका राजतंत्र का समर्थक है, तो जॉन लॉक राजतंत्र का विरोधी था, परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन था, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन तथा उदारवाद साध्य था, यानी उदारवाद को प्राप्त करने के लिए आपका क्या साधन है? लोकतंत्र है। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज्यादा महत्व देने वाले विचारक को व्यक्तिवादी कहते हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं, इसलिए उदारवादी उपयुक्तवादी विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं। अब आइए पूंजीवादी विचारक। सीवी मैकफर्सन ने अपनी रचना द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में हॉब्स एवं लॉक को स्वमूलक व्यक्तिवादी कहा है, यानी स्वमूलक व्यक्तिवादी किसने कहा? सीवी मैकफर्सन ने हॉब्स और लॉक को। सीवी मैकफर्सन लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा। लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता किसने कहा? सीवी मैकफर्सन ने। और सीवी मैकफर्सन के अनुसार ही लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। सीवी मैकफर्सन के अनुसार लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं, आलोचना के तौर पर कहा उसने। जेम्स टुली इस विचार से सहमत नहीं है। इनके अनुसार लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक है। लॉक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास। जॉन लॉक के विचार एक ओर अनुभववाद से प्रभावित होते हैं तथा दूसरी ओर मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर को उन पर स्पष्ट प्रभाव है। लॉक के विचार में हॉब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की। एक तो विधायिका सर्वोच्च होगी, दूसरी जबकि सरकार में सर्वोच्च व्यक्ति समुदाय होगा। समुदायों का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है और प्राकृतिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है। इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय के दंड देने का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है, ये भी विरोधाभास है। और समझौते 1 या 2 स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, कितने समझौते हैं। उदारवादी होते हुए मध्यकालीन विचारों से प्रभावित है। कौन? लॉक। लॉक की महत्वपूर्ण रचना जरा देख लीजिए। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो उसने 1687 में लिखा और 1690 में प्रकाशित हुआ। लॉक ने 4 लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन पर उसने लेटर्स ऑन टॉलरेशन पर 4 निबंध लिखे हैं। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन जो 1689 पब्लिश हुई। द रीजनेबल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी लिखा उसने, जिसमें उसने ईसाई धर्म का बचाव किया है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पीटर लॉसलेट ने कहा कि रचना 1688 की गौरवमयी क्रांति के पहले लिखी गई थी। फिर है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जो उसने 1693 में लिखा। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा 1748 में, जो कि मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण रचना है। स्पिरिट ऑफ लॉज किसके हैं? जन्मदाता ने लिखा। और ये किस सिद्धांत के समर्थक हैं? शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर के जन्मदाता हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर लॉक का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जॉन लॉक से संबंधित आज का चैप्टर। हमने इसमें जॉन लॉक के विचारों को, राजनीतिक विचारों को समझा, जाना।